जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबता और चूसता है, उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, माता लक्ष्मी उसके घर पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, एक बार की बात है, गांव में शिव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बार बार उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है क्या? घर में खाने तक को कुछ नहीं है। उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपए नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? एक दिन की बात है, शिव अपने घर से सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो शिव उनके सामने रोने लगा। साधु ने शिव से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब शिव ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता। अभी तक एक छोटा सा ढंढा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। वह साधु, उसे कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं। तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों के यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में इस पर जोर करना। तब शिव साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। तभी साधु महाराज आदमी को एक कहानी सुनाता है और बताते हैं, एक नगर में किसान रहता था और उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास करती थी और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती था कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए, किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात उस नगर के राजा के पास पहुंच गई। उस किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है, तब राजा भी उनके प्रेम की काफी तारीफ करते हैं। वह सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने घर में घी का दीपक जाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप इसे क्यों कर रहे हैं? सबके घर में दीपक क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी के बात सुनकर कहता है, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे।
इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूं। तब राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह ढिंढोरा पिट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसी वजह से कई बार किसान अपनी पत्नी की बातें अनदेखा करता था, ताकि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल में चढ़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता चलता है किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है, जो किसान के घर में खुशहाली है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। तब राजा रानी से कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। दोस्तों, राजा कहता है किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। राजा कहते रहे किसान समझदार है, रानी कहती रही किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा रानी के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद रानी ने गुस्से में राजा की दाढ़ी उखाड़ दी और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम किसान को बोल देना। वह सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेत गई हुई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तब वह किसान कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब सैनिक बोलता है, नहीं, तुम कुछ मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दुगना जमीन आपको उपहार स्वरूप देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सारी बातें सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना। यह बात तभी बोलना जब किसान वहां पर ना हो। रानी ने सैनिक को सारी बात बताई। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगता है तो उसके घर में किसान की पत्नी निकाल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों। तो सैनिक ने कहा, राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको देंगे। इसके अलावा जितना भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, लेकिन लेकिन उसके दुगुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है,
यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देगी तो मुझे मंजूर है। मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी। तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी के पास जाता है और सारी बात बताता है। किसान की पत्नी के बात सुनकर रानी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसके घर जाओ और सारी बातें बताओ और उसकी जान बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मरेगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने किसान को अभी क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मरना ही था, रात में तो मुझे दिया ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बात बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से लाल हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वो तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी। वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपने उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था। वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो शिव ने कहा, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अभी समझ नहीं आया है तो मैं फिर से आपको बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस मनुष्य के घर में पैसों की कमी है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपर हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत की नाक के ऊपरी हिस्सा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो भी यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है कि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपको वरदान देती है। लेकिन हम जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बतानी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में इसी तरह नाटक भी हो सकता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।